नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, मेरे द्वारा प्राचीन भारतीय सीरीज़ की जो वीडियो बनाई जा रही है वह आपको अत्यंत पसंद आ रही है, परंतु आप में से कुछ साथियों द्वारा मुझसे यह अनुरोध किया गया कि मेरे द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसे सुपर टैट परीक्षा भी कहते हैं, उसके संबंध में आप सभी तक वीडियो लेके आया जाए। उसी के संबंध में यह वीडियो आप तक लाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप ऐसे अन्य वीडियोस भी इस भर्ती परीक्षा से संबंधित देखना चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य अवगत कराएं। दोस्तों, अगर आप सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने और उत्तर प्रदेश में एक सहायक शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो मैं आपको यह बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके संबंध में बहुत अधिक संभावना है कि अगले माह से जो हमारी आचार संहिता है वह लग जाए। आप जब शिक्षा मंत्री का रुख देखते हैं तो वह रुख भी काफ़ी अधिक सकारात्मक नई भर्ती को लेकर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो बिल्कुल भी खाली मत बैठिए। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं अलग अलग विभागों में भी। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप अपने समय का सदुपयोग करिए। आप सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखिए, परंतु जो भी आपको खाली वक्त मिलता है उसमें आप अपना सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा मजबूत करिए। किसी भी परीक्षा में बिना सामान्य ज्ञान को बहुत अच्छे से किए आप सफल नहीं हो सकते हैं। सामान्य ज्ञान के अलावा अगर आपका गणित अच्छा नहीं है या फिर आपको किसी अन्य विषय में दिक्कत है तो यही सबसे अच्छा वक्त है उस विषय पर काम करने का और अपनी कमजोरियों को दूर करने का। दोस्तों, कंपटीशन के इस दौर में हमें बहुत अच्छी तैयारी के साथ ही मैदान में उतरना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे द्वारा अभी अभी आपको बताया गया कि हमें शिक्षण कार्य करते समय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चों के लिए व्याख्यान विधि न अपनाकर हमें खेल विधि अपनानी चाहिए, ताकि जो बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं है वह खेल विधि के माध्यम से जो पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित करें। शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग पाठ्य वस्तु के लिए अलग अलग जो हमारी विधियां हैं उसका चयन किया जाता है। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ाते समय हम उन विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते जो विधियां हमें गणित में लाभदायक होती हैं। दोस्तों, शिक्षण विधियों से शिक्षक भर्ती परीक्षा में दो तरह के सवाल आने की संभावना है। पहला सवाल तो हमेशा यह आता है कि आपको एक विधि देंगे और उससे पूछेंगे कि यह विधि किस वैज्ञानिक के द्वारा शुरू की गई है, या फिर आपको कोई वाक्य देंगे और कहेंगे कि यह जो वाक्य है यह किसके द्वारा कहा गया है। और एक तरह के सवाल आपसे यह पूछे जा सकते हैं कि आपको यह बताना होगा कि आप किस समय किस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है तो उसे पढ़ाई से जोड़ने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसी तरीके के सवाल आपके इस शिक्षण विधियों से बनेंगे। जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तब हमारी सबसे पहली जो शिक्षण विधि है वह आती है हमारी कहानी विधि। कहानी विधि जो है वह हमें छोटे बच्चों को पढ़ाते समय ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम किसी बड़ी कक्षा को पढ़ाएंगे कहानी विधि के माध्यम से तो वह एक तरीके से हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें अधूरा रह जाएगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं वह बहुत ही रोचक तरीके से कहानी सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए कहानी विधि जो है वह बच्चों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। परंतु हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो कहानी है वह बहुत अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। कहानी की जो भाषा है वह मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बहुत ही मुश्किल शब्दों का प्रयोग करें और बच्चा वह शब्द समझ ही ना पाए। और कहानी जो है वह हमारे आसपास के परिवेश के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर भारत में है या फिर ग्रामीण परिवेश में है और हम उसे ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो कि भविष्य की है, तो वह बच्चा उस कहानी के एक तरीके से अपने मन मस्तिष्क में बैठा ही नहीं पाएगा। दोस्तों, कहानी को हमेशा मन लगाकर सुनाना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक कहानी को मन लगाकर सुनाता है तभी बच्चे उसमें पूरी तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चों के लिए कहानी विधि के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण विधि है वह होती है खेल विधि। हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वह पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, इसी के संबंध में हमें खेल विधि का उपयोग करना चाहिए। हम जानते हैं कि जो खेल विधि है उसकी जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कार्लवेड कुक हैं। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। मैक्टूगल ने भी
खेल को एक सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति कहा है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय कोई एक ऐसा स्थान बनना होगा जहाँ पर बच्चे उसी उत्साह से जाएं जैसा खेल के मैदान में जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि कब हमें कहानी विधि और कब हमें खेल विधि का उपयोग करना चाहिए। जब हमारी जो क्लासेस हैं वह शुरू होती हैं तब बच्चे कहानी सुनना अक्सर पसंद करते हैं, तब उनका ध्यान क्लास में होता है, परंतु कुछ समय बाद बच्चे जो है वह बोर हो जाते हैं। ऐसे में जो खेल विधि है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस विधि से क्या होता है कि जो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका जो ध्यान है वह एक तरीके से खेल विधि के माध्यम से दोबारा हमारी पढ़ाई पर लग जाता है। कहानी विधि और खेल विधि के बाद जो तीसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि हमारे लिए हो जाती है वह है हमारी अवलोकन या निरीक्षण विधि। आप यह बात देखते हैं कि जब हम पाठ्य पुस्तक में से कोई पाठ या फिर किसी वस्तु के बारे में बच्चों को बताते हैं तब बच्चे उस वस्तु के बारे में उतना अधिक नहीं समझ पाते हैं, परंतु यदि हम बच्चों को बाहर वातावरण में ले जाकर उस वस्तु का अवलोकन करने के लिए कहें, उस वस्तु पर ध्यान देने के लिए कहें, तब बच्चों को जो ज्ञान मिलता है उस वस्तु से वह बात बच्चों को बहुत अधिक लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि हम किसी पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तब बच्चे उसको इतना अधिक नहीं समझ पाएंगे, अगर बच्चे खुद उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ को छुएंगे और उस पेड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। एक तरीके से अवलोकन जो विधि है, मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान हमें देती है वह इस ज्ञान हमें स्थायी प्राप्त होता है। इस विधि में शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वह अवलोकन करके खुद से ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु वह किसी भी निष्कर्ष पर न पहुंच जाएं इसके लिए जो शिक्षक है उसको पास में रहना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से क्या सीखना है। यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन करती है, परंतु इसमें समय अधिक नष्ट होता है। दोस्तों, यह जो विधि है यह बहुत ही अच्छी विधि है, परंतु इसका उपयोग इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे जो विद्यालय हैं उसमें हमेशा ही एक तो हमारे पास समय की कमी रहती है, दूसरा हमारे पास संसाधन की कमी रहती है, और एक चीज़ जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को हर वस्तु का अवलोकन नहीं करा सकते। पाठ्य पुस्तक विधि इस समय वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। इस विधि में क्या होता है कि हम पाठ्य पुस्तक को एक तरीके से आधार मान लेते हैं और हम जो भी हम पढ़ाई करते हैं वह हम पाठ्य पुस्तक के इर्द गिर्द ही करते हैं। दोस्तों, यह जो विधि है एक तरीके से जो बड़ी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी रहती है, क्योंकि अगर हम पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रखकर पढ़ाई करते हैं तब हम निश्चित रूप से ही जो हमारा सारा जो सिलेबस है उसको एक तरीके से कवर कर पाते हैं, परंतु छोटे बच्चों के लिए यह जो विधि है यह इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। आजकल के समाज में जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित हो चली है। हमें एक तरीके से बच्चे को केंद्र में रखकर ही सोचना पड़ता है, परंतु पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका यह काम होता है कि वह पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को ही बच्चों तक पहुंचाए। एक तरीके से जो चीज़ें पाठ्य पुस्तक से बाहर होती हैं शिक्षक जो है वह उन वस्तुओं के विषय में अधिक चर्चा नहीं कर पाता। पाठ्य पुस्तक विधि के बाद आइए बात करते हैं व्याख्यान या भाषण विधि के बारे में। यह जो हमारी विधि है यह अक्सर हमें बड़ी कक्षाओं में देखने के लिए मिलती है। छोटी कक्षाओं में व्याख्यान या भाषण विधि का इतना अधिक महत्वपूर्ण उपयोग नहीं रह गया है। आप खुद से सोचिए कि जो छोटे बच्चे हैं वह एक कक्षा में बैठे हों और कोई टीचर बाहर से आए और अपना जो लेक्चर है वह सुनाकर चला जाए। क्या आपको लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं वह उस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे या उस विषय को बहुत अच्छे से जान पाएंगे? नहीं, परंतु जब हमारे पास सिलेबस ज़्यादा होता है, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब हम व्याख्यान या भाषण विधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस विधि की समस्या यह है कि जो व्यक्ति बोलता है, जो हमारा टीचर होता है, वही इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं उनका काम ज़्यादा नहीं होता, बस उनका काम केवल सुनना मात्र ही रह जाता है। इसलिए यह जो विधि है यह छोटी कक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु बड़ी कक्षाओं में इसका जो उपयोग है वह बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। दोस्तों, आगमन विधि की सबसे अच्छी पहचान यह है कि हम आगमन का जो ए है और उदाहरण का जो ऊ है इन दोनों वर्णों में बहुत अधिक समानता पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम पहले उदाहरण देते हैं तथा बाद में हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तब हम वहाँ पर आगमन विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। एक तरीके से यह जो विधि है यह छात्रों को सामान्य से विशिष्ट ज्ञान की ओर लेके जाती है। अच्छा साथियों, जरा सोचिए कि हमें कक्षा के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में बच्चों को पढ़ाना है,
तब हम क्या करते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनसे अवगत हैं, तब हम बच्चों से उनके प्रधानमंत्री के विषय में पूछते हैं और उदाहरण देते हैं। उसके अलावा जो हमारे देश में बहुत अधिक महत्वपूर्ण या फेमस प्रधानमंत्री हुए हैं उनके उदाहरण बच्चों को देते हैं, तो बच्चों के समझ में एक तरीके से प्रधानमंत्री की छवि आ जाती है। उसके बाद उनके लिए प्रधानमंत्री के बारे में सीखना आसान रहता है। परंतु आगमन विधि में यह समस्या है कि जो अध्यापक हैं उसको एक अच्छा उदाहरण देने वाला होना चाहिए। दोस्तों, इस विधि में छात्र और अध्यापक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं निगमन विधि के बारे में। यह जो निगमन विधि है एक तरीके से आगमन विधि का ही एक तरह से विपरीत होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम जो उदाहरण है उनके विषय में बातचीत करते हैं। इस विधि की अच्छी बात क्या है कि यह विधि जो है पाठ्यक्रम को सरलतापूर्वक पूरा कर सकती है। देखिए बच्चों, से जब हम बात करते हैं तो हम अपने कोर्स पे ही फोकस हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और बाद में एक आधे उदाहरण बच्चों के सामने रख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे समय की बचत हो रही है, जिससे हम जो पाठ्यक्रम है वह भी एक तरीके से जल्दी पूरा कर पा रहे हैं। परंतु इस विधि की समस्या यह है कि जो छात्र हैं वह अधिक सक्रिय नहीं हो पाते हैं और वह अध्यापक पर ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप बताइए। इसके अलावा जो भी हमारी विधियां हैं उसको हम दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आप अपने चैनल पर जीके कॉन्सेप्ट लवर्स टाइप करके भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको प्राचीन भारत से जो संबंधित प्लेलिस्ट है वह आपको मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।